Welcome class for the new chapter, that is agriculture from subject geography. So let us start. First we will start with the introduction. What is agriculture और agriculture क्या होता है? India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. तो पहली बात तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर बहुत पुराने टाइम से ही रहा है. हम लोगों ने पढ़ा न्यूलिथिक एज में ही एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था. वो बहुत पास्ट फॉर्म था एग्रीकल्चर का. तब से अभी तक एग्रीकल्चर में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं. लगभग भारत के 2/3 पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा है, उसके 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आज भी इवॉल्व है. एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें से प्राइमरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमको एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं. और एग्रीकल्चर में हम लोग ये फूड आइटम्स के अलावा भी कई सारी चीज़ें उगाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज़. हम लोगों ने पढ़ा है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एटसेट्रा, जिनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. समझ में आया? तो सिर्फ खाने की चीज़ों के साथ साथ हम लोग और भी कई सारी चीज़ें अब उगाते हैं. तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है ये सबको पता चल गया. हमको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ना है. ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इसको बेसिकली अलग तरीके से समझते हैं. फार्मिंग दो तरीके से, एक सबसिस्टेंस, एक कमर्शियल, है ना. सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जब इंसान ने खेती करना शुरू करा अपनी फैमिली के लिए, अपना जिंदा बचे रहने के लिए, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, है ना. जब सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक्सटेंसिव लेवल पे होने लगी, इंटेंसिव लेवल पे होने लगी, तो हम लोग सरप्लस प्रोड्यूस करने लगे. ये पहले भी हम लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं. तो सरप्लस जब प्रोड्यूस करने लगे तो हम लोग फिर वेरियस एक्टिविटीज़ में इवॉल्व हो गए. आज एक टाइम आ गया कि अब हम लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं. कमर्शियल मतलब ही मार्केट में खरीदने या बेचने के लिए. तो कमर्शियल फार्मिंग अलग से पढ़ेंगे. सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो दो पार्ट में, आपका प्रिमिटिव और इंटेंसिव. प्रिमिटिव कब? जो पुराना टाइम है, जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुआ था न्यूलिथिक एज से, फिर धीरे 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 धीरे. तो प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम का फार्मिंग का तरीका क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है. पुराने टाइम पे क्या होता था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टिवेशन, है ना, झूमिंग. तो वो पुराना तरीका है. फिर उसके बाद इंटेंसिव आया एडवांस टूल्स के साथ, है ना. HYV सीड्स वगैरह आपने देखा. फिर कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई. तो कहने का मतलब कि दो तरीके से सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग. समझ में आया? सबसिस्टेंस में दो है, पहले जो होता था और अब जो होता है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव. तो आपके इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर 3 टॉपिक है, आपका प्रिमिटिव, आपका इंटेंसिव और आपका कमर्शियल. इन्हीं तीनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural process. तो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है. पिछले उन सालों में कल्टीवेशन का मेथड जो है वो सिग्निफिकेंटली बदलता जा रहा है. इसके पीछे क्या क्या कारण है, यही क्वेश्चन बनाएंगे. व्हाट आर द रीज़न फॉर द चेंज इन द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन या इन द चेंज इन कल्टीवेशन ओवर द ईयर्स. तो पहला कारण बन जाएगा फिजिकल इन्वायरमेंट. आप देखेंगे वातावरण हमारा बदलता जा रहा है. जब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ तब से अब तक फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. दूसरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. तब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है. भाई शुरुआत हुई थी स्टोन्स से, स्टोन एज में था, तो जितने भी एग्रीकल्चर टूल्स बनते थे स्टोन से बनते थे. फिर आयरन आया, फिर मेटल्स आए, तब से अब तक अब मशीन्स आ गई. तो यही टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, धीरे धीरे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती जा रही है. और सोशियो कल्चरल प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब की सोसाइटी और अब की सोसाइटी में अंतर है. तब की रिक्वायरमेंट और नीड में और आज के रिक्वायरमेंट और नीड में अंतर है, जिसकी वजह से हमको तरीके चेंज करने पड़े कल्टीवेशन के. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. जहाँ पे आदमी ज़िंदा बचे रहने के लिए पहले फार्मिंग करता था, खाने अपने अनाज के लिए, तब से अब हम लोग कमर्शियल के लिए बढ़ चुके हैं. कहने का मतलब कि अब फार्मिंग जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होना शुरू हो गई है. अगर आज की बात करें, एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, है ना. दूसरा है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है आपका कमर्शियल फार्मिंग. तो आपका सबसिस्टेंस मतलब जिंदा बचे रहने के लिए जो फार्मिंग करते थे, मतलब अपनी ज़रूरत के लिए, है ना. तो
उसके दो तरीके थे, एक प्रिमिटिव जो पुराना तरीका था जिसमें स्लैश एंड बर्न आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको झूमिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम वही पढ़ेंगे। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम का, तो उस समय क्या होता था, एक ज़मीन पे करा, फिर दूसरे ज़मीन पे चलेगा, फिर तीसरी ज़मीन पे चलेगा, क्योंकि और कोई तरीका था नहीं। अब हमारे पास क्या है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है फार्मिंग की, अभी हम लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न फार्मिंग, तो अब वो आ गया, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में वही आ जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के कुछ कुछ कोनों में आज भी इस तरीके की फार्मिंग होती है। बेसिकली इसको नहीं करा जा सकता क्योंकि इसके लिए बहुत ज़मीन चाहिए और उतनी ज़मीन अवेलेबिलिटी नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और लैंड कम है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao, digging sticks and family community labor। तो ये कुछ घरेलू औजार जो होते थे फार्मिंग के टूल्स, इनसे खेती की जाती थी, ठीक। और साथ ही साथ इसमें फैमिली के ही लोग ही काम करते थे और यह भारत के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में होता है, कोने कोने में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू ग्रो टू द क्रॉप ग्रोन। तो कहने का मतलब कि आज भी हम लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए मानसून पर डिपेंड करना पड़ता है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, क्योंकि इसमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ किए जाते, और सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन रही है, मॉइस्चर, हीट, है ना, ह्यूमिडिटी, वो जो भी किसी पर्टिकुलर क्रॉप की जो कंडीशन है, जब वो कंडीशन होंगी तभी इस क्रॉप को उगाया जा सकता है, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता। और दूसरा इसमें आता है, इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न ये होता है, फसल काटी, देखिए एक तरफ बना हुआ है ना, फसल काटी, वहीं पे उसका रिमेन जला दिया, फिर वो कुछ साल के लिए छोड़ दिया, ठीक। इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। सस्टेन मतलब अपनी फैमिली के पालने के लिए वो अनाज उगाता है वहाँ पे। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पैच ऑफ लैंड। जैसे जैसे उस सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होने लगती है, फार्मर जो है वो नई लैंड पे चला जाता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि हम लोग नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं, तो इससे जो वहाँ की सॉइल है वो नेचुरली अपने आप फर्टाइल हो जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन द सॉइल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एंड farmers does not use fertilizers or other modern inputs. It is known for different names in different parts of the country। इसमें पहली बात तो लैंड फर्टिलिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है, और इसमें कोई भी मॉडर्न फार्मिंग नहीं यूज़ किए जाते हैं, इनपुट्स और फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक। भारत के अलग अलग कोनों में और दुनिया के अलग अलग कोनों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये नीचे जितने भी नाम है इसके हम लोग लिस्ट बना लेंगे। जैसे इन झूमिंग, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पमलव दूसरा मणिपुर में, दीपा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दीपा, पमलव, झूमिंग, ये अलग अलग कोनों में, इसकी लिस्ट बना लेंगे पूरी तरीके से, ठीक। यही नीचे एक और है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से, ठीक। तो ये पूरी उसी के ही झूमिंग का ही है, चाहे वो झूमिंग हो, चाहे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्लैश एंड बर्न मेथड हो, सब एक ही चीज़ है, अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज मिल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में, कोनो वेनेजुला में, रोका ब्राज़ील में, मसूल सेंट्रल अफ्रीका में, लिडांग इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। इंडिया के अंदर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवा और दहिया। इंडिया के अंदर बेवार और दहिया। मध्य प्रदेश में पोडू, पेंडा, ये अलग अलग पुराने तरीके हैं फार्मिंग करने के। आंध्र प्रदेश में पामा दाबी और कोमन और ब्रिंजा। उड़ीसा में कुमारी इन वेस्ट घाट्स में, वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील इन द हिमालय बेल्ट में, कुरुआ झारखंड में, झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऊपर भी आया था। तो लिस्ट समझ में आ गई। ये जितने भी लिस्ट है इसको बनाते जाएंगे, ठीक। फिर आता आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। अब ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत कम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना, यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें मॉडर्न फार्मिंग, बायोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हम नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए,
और प्रोडक्शन बढ़ाने पे मेन जोर होता है, उसमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। अब क्या है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस कर लीजिएगा। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि जो ज़मीन पे अधिकार होता है बाप और उसके बाद उसके पुत्र पे और फिर उसके पुत्रों पे, इस तरीके से क्या होता है ज़मीन धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई। अब एक फादर थे उसके 4 लड़के तो उसने 4 में बांट दिया, फिर उन 4 के 2 लड़के थे तो उन्होंने अपने 2 लड़कों में बांट दिया, तो ज़मीन धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। ठीक, तो डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस आर रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। तो इतनी छोटी हो गई है कि वो अनइकोनॉमिकल हो गई। भाई ज़मीन बहुत छोटी होगी तो उसका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत घटती जाएगी। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं वो कम से कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो उस पर डिपेंड करती है। थस देयर इज इनॉमिनस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया। क्यों? क्योंकि पहले ज़्यादा ज़मीन थी, कम लोग थे, तो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ज़मीन बढ़ते बढ़ते राइट ऑफ इनहेरिटेंस में बढ़ते बढ़ते आगे वंश में ज़मीन छोटी होती गई और उनका परिवार तो उतना ही था, तो हर आदमी अपने परिवार के लिए छोटी सी ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार करने के लिए उस पर ये मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डाउन होने लगी, है ना। अब वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता था। इसकी वजह से क्या हुआ, इनॉमरस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग गया। फिर आपका था लास्ट कमर्शियल फार्मिंग। तो हमने पढ़ाया ऊपर दोनों पुराने तरीके अपनी फैमिली को पालने के लिए, इसीलिए वो प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में किसान अपने परिवार के लिए। अब क्या हो गया, अब कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई चीज़ों को बेचने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चरल लैंड उतना ही है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज टू यूज हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। उसमें भी देखिए ऊपर वाले में जहाँ पे हम लोगों ने इंटेंसिव पढ़ा वहाँ पे भी मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होता था, बट एक लिमिट तक जहाँ पे वो अपने फैमिली के लिए पूरा कर सके। लेकिन अब हमको और ज़्यादा पैदावार चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये मॉडर्न इनपुट्स या मॉडर्न फार्मिंग के जो भी इनपुट्स हैं इनका डोज बढ़ा दिया है ना, इनको मतलब देने की क्षमता बढ़ा दी है। जैसे HYV सीड्स आ गया, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इनसे क्या हो रहा है, और ज़्यादा पैदावार हो रही है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम द रीजन टू अनदर। तो जो कमर्शलाइजेशन का जो फैक्टर है ये हर क्षेत्र में अलग अलग है। भाई जो क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, जिस क्षेत्र में कम पैदावार होती है वहाँ पे कमर्शलाइजेशन का जो डिग्री है वो कम होगा, सीधी सी बात है। जैसे आप देखेंगे कमर्शियल, फॉर एग्जांपल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो उड़ीसा के अंदर राइस सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके लिए सब्सिस्टेंस है। बट यहाँ पे वो क्या है, हरियाणा पंजाब के लिए कमर्शियल क्रॉप है ना, खरीदी बेची जाती है, क्योंकि यहाँ पैदा नहीं होती। व्हीट होता है नॉर्थ में, राइस ज़्यादातर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे होता था। जहाँ ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है उनके लिए, जहाँ खरीदा बेचा कहाँ जा रहा होगा, जहाँ पे नहीं होगा। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक, प्लांटेशन हम लोगों ने पढ़ाई है। एग्रीकल्चर प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन बाग बगीचों कहते हैं, जहाँ पे एक जैसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया। तो हमने बताया जैसे केले के बाग हो गए, सेब के बाग हो गए, तो ये प्लांटेशन क्रॉप है। बहुत बड़े एरिया में एक ही क्रॉप लगाई जाती है। प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर, तो इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों होती है, क्योंकि इसमें खेती भी की जाती है और उसको बेचने की इंडस्ट्री अलग भी चलती है। प्लांटेशन कवर्स अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो प्लांटेशन में बहुत बड़े बड़े लैंड चाहिए होते हैं। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इनके इनपुट्स के लिए। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट्स लेबर, इसमें माइग्रेंट्स लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से आए हुए लोग काम करते हैं इसमें। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। जो भी प्रोड्यूस होता है उसको नेक्स्ट रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन के लिए आप समझ सकते हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, शुगर केन है, बनाना है ना, ये सारे आपके प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं। एटसेट्रा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। टी इन असम, फिर याद कर लीजिएगा, एंड नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी इन कर्नाटका, ये पूछा जाता है कर्नाटका कॉफ़ी से रिलेटेड है,
कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटका में ही होता है सबसे हाईएस्ट। आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट्स। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ इज मेनली फॉर मार्केट, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है कमर्शियल में, इसको मार्केट के पर्पज से ही होता है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in developing the plantation। तो ये प्लांटेशन कहाँ पे होगा ये इसलिए डिपेंड, क्योंकि इसको बेसिकली खरीदने बेचने के लिए लगाया जाता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये प्लांटेशन होगा, उसके आसपास हमको क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा, है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ताकि वहीं पे ही उन प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी आसपास के एरिया में, या मार्केट भी वहीं पे आसपास ही होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे प्लांटेशन का डेवलपमेंट होगा या कहाँ पे प्लांटेशन होगा। पहले भी पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से देखा जाता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वहाँ पे हम लोगों ने उल्टा पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन के हिसाब से, तो प्लांटेशन को बेसिकली उस एरिया के आसपास ही करने की कोशिश की जाएगी, कमर्शियल फार्मिंग को, जहाँ से आसानी से उसको प्रोसेस करके बेचा जा सके और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, कम्युनिकेशन वहाँ पर ईजी हो, कनेक्शन ईजी हो। तो चलिए ठीक है, नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक बैम्बू प्लांटेशन दिखा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, बनाना प्लांटेशन दिखा रखा है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो केले की खेती है, बैम्बूज की खेती हो रही है, जो खरीदने बेचने के पर्पज़ के लिए होती है। तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, कमर्शियल और सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके बीच में क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। और दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव फार्मिंग एंड प्रिमिटिव फार्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग। ये जितने भी लिस्ट है इसकी लिस्ट बना लेंगे, लिटरली अपने कॉपीज़ में बना लेंगे आप लोग, ठीक। अब व्हाट इज ठीक, इतना कर लेंगे अभी तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस दिए गए उनको कॉपीज़ में करिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू क्लास।